हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो जो हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखते हैं। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बेसिकली पढ़ा है, उसके क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इज दिस। मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है बी वेक्टर इक्वल्स टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप माइनस B3 K कैप। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एंड विच लाई इन XY प्लेन। तो एरिया XY प्लेन में लाई करता है, एरिया XY प्लेन में है। और तो जो हमारा एरिया वेक्टर होता है वो ऑब्वियसली आउटवर्ड नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल यानी वो होगा के कैप डायरेक्शन में, जेड एक्सिस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में एरिया वेक्टर होना चाहिए। सो एरिया वेक्टर एस वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एस के कैप। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिंपली फ्लक्स इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन स्पेस वेरीज एज दिस। तो बी वेक्टर हमें दिया हुआ है बी नॉट प्लस B1 एक्स के कैप। यहाँ पे बी नॉट और B1 जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं ये, ठीक है। एक्स वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ में। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय द लाइन्स x इक्वल्स टू a, 0, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b इन XY प्लेन। सो a, 0 पॉइंट है एक और दूसरा 0, b पॉइंट है। तो a, 0 पॉइंट तो ये वाला हो गया और 0, b पॉइंट ये वाला हो गया। इससे बाउंडेड ये एरिया है, हमें शो हुआ है। अब इस एरिया के लिए हमें फ्लक्स निकालना है, तो कैलकुलस यूज़ करते हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्शन इस एरिया का ले लेते हैं। सपोज़ ये पोर्शन हमने ले लिया, इसकी थिकनेस हो जाएगी dx सपोज़, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी x। तो पहले इस पोर्शन के लिए फ्लक्स निकालते हैं, फिर उसको पूरे सेक्शन के लिए अप्लाई कर देंगे बाय कैलकुलस। सो इस छोटे से सेक्शन का फ्लक्स जो आएगा वो हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सो फाई इक्वल्स टू होगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर में क्वेश्चन में दिया हुआ है बी नॉट प्लस B1 एक्स के कैप डॉट डी ए वेक्टर यहाँ पे ये भी के कैप डायरेक्शन में होगा। ये होगा क्या dx B1 एक्स के dx, और हाँ दूसरी थिकनेस क्या होनी चाहिए dx इंटू बी होनी चाहिए। हाँ dx इंटू बी। यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा b इंटू डी एक्स, क्योंकि ये लेंथ इसकी b के बराबर है और जो थिकनेस है वो dx के बराबर है। तो b इंटू डी एक्स और डायरेक्शन क्या आएगी के कैप, क्योंकि XY प्लेन में आउटवर्ड होगा तो के कैप हो जाएगा। तो यहाँ पे के कैप। सो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा इंटीग्रेशन बी नॉट बी डी एक्स प्लस B1 B एक्स डी एक्स। ये आ गया अपने पास k डॉट के हो गया 1। अब लिमिट देखते हैं, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी 0 टू a, 0 टू a तक की लिमिट में से हमें सॉल्व करना है। ओके नाउ लेट्स डू दैट। तो b नॉट b यहाँ से बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 टू a प्लस B1 b, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू a। सो इसके बाद अपने पास आएगा b नॉट b, लिमिट लगा दो यहाँ पे तो ये a हो जाएगा, और यहाँ पर B1 b, यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद a स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। कॉमन क्या है यहाँ से बी ए कॉमन आ गया, अंदर बचा b नॉट प्लस B1 a बाय 2। ये फ्लक्स का आंसर हो गया पूरे सेक्शन के लिए। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्पेस वेरीज विद द डिस्टेंस r एज दिस। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है बी वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट आर के कैप। आर यहाँ पर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट XYZ दिया हुआ है फ्रॉम जेड एक्सिस से डिस्टेंस है आर, पॉइंट XYZ उसकी। फाइंड आउट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन लाइंग इन XY प्लेन। तो एक सर्कल है अपने पास, ये एक सर्कल है जो कि XY प्लेन में लाई कर रहा है, ये XY प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर इसका ऑब्वियसली के वेक्टर यानी जेड एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस ये हो जाएगी। और इसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है, तो फिर से कैलकुलस यूज़ करनी पड़ेगी। एक छोटा सा सेक्शन इसका ले लेते हैं। तो इसका सेक्शन जो आएगा वो एक स्ट्रिप फॉर्म में आएगा। ये हमने वो सेक्शन ले लिया, डिफरेंशियल सेक्शन
अब इसका हम फ्लक्स निकालते हैं, फिर पूरे सेक्शन के लिए उसे अप्लाई कर देंगे। सो ये हो गया अपने पास dx थिकनेस का सेक्शन, इसकी थिकनेस है dx और रेडियस इसकी सेंटर से सपोज मान लेते हैं स्मॉल r है, और जो एक्चुअल रेडियस है वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है a। ओके, तो इस स्ट्रिप का जो फ्लक्स आएगा वो होगा b वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन, b वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है b नॉट r k कैप, और जो डी ए वेक्टर होगा ऑब्वियसली वो k कैप डायरेक्शन में होगा। और इस स्ट्रिप के लिए डी ए वेक्टर कितना आना चाहिए, इस स्ट्रिप का एरिया होगा 2πr, इसकी 2πr इसकी जो सरकमफेरेंस पेरीमीटर है वो इसकी लेंथ हो जाएगी, और थिकनेस है इसकी डी एक्स नहीं डी आर लेना पड़ेगा क्योंकि ये हमने आर लिया हुआ है, तो 2πr dr। ओके, डायरेक्शन इसकी k कैप क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, तो इनटू 2πr dr k कैप, ये अपने पास आ गया। लिमिट r की कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 to a तक। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो फाई इक्वल्स टू, यहाँ से डी हट जाएगा, फाई इक्वल्स टू बी नॉट बाहर आ गया, 2π बाहर आ गया, और के कैप 1 हो गया, अंदर क्या बचा आर स्क्वायर और डी आर 0 to a, तो ये हो गया बी नॉट 2π r क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 to a, यानी आंसर हो गया अपना बी नॉट 2π a क्यूब डिवाइड बाय 3, a क्यूब डिवाइड बाय 3, ये फ्लक्स का आंसर है। ओके, तो ये हमने फ्लक्स पे कुछ क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक इज़ Faraday's law of induction. Faraday's laws of electromagnetic induction. ओके, फेराडे ने कुछ लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, एग्जैक्टली 2 लॉ हैं, वो हमें याद रखने हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड के लिए भी, थियोरी न्यूमेरिकल सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ फेराडे का बोलता है, इट स्टेट्स दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स causes और या produces induced EMF, causes या produces induced EMF एंड करंट। तो EMF तो हमेशा प्रोड्यूस होगा, करंट तब प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास क्लोज सर्किट हो। दोनों में सिंपल सा ये लॉजिकल डिफरेंस है। नाउ सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि क्या हो रहा है, और सेकंड लॉ में ये बताता है कि किस रेट से हो रहा है, क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसका। सो सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड EMF is equals to the rate of change in मैग्नेटिक फ्लक्स, और टाइम रेट की बात हो रही है ऑब्वियसली यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया सेकंड स्टेटमेंट से। फॉर्मूला आएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, या एवरेज लिखें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू होगी इसकी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये सेकंड स्टेटमेंट से हमारे पास आया है। और साथ में इफ़ द कॉइल हैज़ n number of turns देन बेसिकली हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने कॉइल से हमारे पास उतना फ्लक्स उसी मल्टीपल में बढ़ता जाएगा, और वहाँ पे हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे E का फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल्स टू n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। तो ये सेकंड लॉ हो गया। नाउ
फेराडे लॉ फिनिश। अब फेराडे लॉ में एक प्रॉब्लम है, एक गलती है, उसको करेक्ट किया था लेंज ने। तो यहाँ से हमारे पास एक और लॉ आया था फेराडे के सपोर्ट में, वो है लेंज लॉ। ओके, सो लेंज लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ is always in such a direction as to oppose its own cause, i.e. induced EMF or current always opposes the change in flux. ओके, क्या मीनिंग है इसका वो अब यहाँ पर देखते हैं। एक और पॉइंट इसमें पहले मैं ऐड कर दूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, तो फेराडे लॉ में हमें ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। अब इस स्टेटमेंट में एक बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी थी जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में थी, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्म में थी, और उसको चेंज करने की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आ गया, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी और आ गई। तो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जितनी एनर्जी है उतनी ही बनी रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ सकती। तो इसके करेक्शन के लिए लेंज ने ये लॉ दिया था, और इस लॉ में हमें ये बताया जा रहा है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स की एनर्जी को कम करेगी, मैग्नेटिक एनर्जी को कम करेगी, और उसका सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है कि वो उसको अपोज करेगी। सो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, इंड्यूस्ड एनर्जी, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी। सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, सिंपल प्रिंसिपल। और फॉर्मूला वाइज इसमें जो चेंज उसने लेंज ने किया फेराडे के फॉर्मूले में, फेराडे लॉस के फॉर्मूले में सिर्फ एक साइन का चेंज है, नेगेटिव साइन का। तो जो फॉर्मूला आया था उसमें एक नेगेटिव साइन आएगा बस यहाँ पे। तो E इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। या अगर डी फाई अपॉन डी टी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे, और अगर एन लगाना है तो एन लगा सकते हैं। सो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है ईएमएफ इंड्यूस्ड का। यहाँ पे ई जो है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, टी फाई यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स है, फाई यहाँ पे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल। और नेगेटिव साइन यहाँ पे लेंज लॉ शो कर रहा है, वो शो कर रहा है बेसिकली कि अपोज करेगा जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में, और जो इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है वहाँ पे, तो इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वहाँ पे अपोज करेगा हमेशा। ओके, इससे कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक लूप है अपने पास, और ये लूप प्रेजेंट है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है ये। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इनसाइड ऐसे दी हुई है इनटू द प्लेन, और क्वेश्चन में बोला हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड is increasing with time, then what will be the direction of induced current in the loop, ओके, चलो देखते हैं इसे। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रही है, और उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। सो हम B को चेंज करके या एरिया को चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। सो B के चेंज की होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। सो जो इंड्यूस्ड करंट है और ईएमएफ है वो इस तरह से बनेगा ताकि वो इस चेंज को रोकने की कोशिश करे। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कैसे हो सकती है? मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इनटू द पेपर है, इनटू द बोर्ड है,
तो यहाँ पे जो नई करंट बनेगी, इंड्यूस करंट आएगी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी आउट ऑफ द पेपर होनी चाहिए, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कांस्टेंट बनने की कोशिश करे, डिक्रीज़ होने की कोशिश करे, ताकि वो इंक्रीज़ का काउंटरएक्ट कर सके। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तब होती है जब एंटी क्लॉकवाइज करंट हो। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन such that it opposes the increase in magnetic field, increase in into board magnetic field by creating आउट ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा डिटेल में लिख लेना समझने के लिए इसे। ओके, तो एक और क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ ये एक एक्स और वाई सेक्शन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और इसके बीच में एक हमारे पास लूप है, कंडक्टिंग लूप। दिस इज़ अ कंडक्टिंग लूप, और ये राइट वर्ड्स एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ये राइट वर्ड्स एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज बी मैग्नेटिक फील्ड increases in positive x direction, then what will be the direction of induced current in the conducting loop for the motion, for the rightward motion. ओके, सो ये क्वेश्चन है, लगाते हैं इसे। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो बी की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, और ये लूप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इस लूप के लिए बी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। तो फिर से पहला वाला केस हो गया, पिछले क्वेश्चन वाला। अगर बी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो जो इंड्यूसिंग करंट आएगी वो इस तरह से होगी ताकि वो इस फील्ड को डिक्रीज़ करने की कोशिश करे। सो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द पेपर डायरेक्शन, जो हमारे पास नई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इंड्यूस करंट की वजह से, वो आउट ऑफ द पेपर होनी चाहिए, और आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड तब होगी जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इंड्यूस्ड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन to have outward magnetic field to decrease the increase of magnetic field B। ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको मैंने समझा दिया है, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और ऑब्वियसली अगर हम मोशन को लेफ्ट की तरफ कर देंगे तो आंसर हमारा क्लॉकवाइज आएगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रही होगी। तो इंड्यूस करंट इस तरह से बनेगी ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज़ को रोकने की कोशिश करे, हैंस वो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, यानी इनटू द पेपर, और उसके लिए उसे क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो वो उस केस का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये एक लूप है हमारे पास, या बहुत लंबा सोलेनॉइड है, मैंने उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और इस सोलेनॉइड में मैं इस बार मैग्नेट को यहाँ पर ड्रॉप करा रहा हूँ, और ये नॉर्थ साउथ पोल हैं सपोज इस मैग्नेट के। तो इसको जब हम ऐसे ड्रॉप कराएंगे तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी इस लूप में, ये हमें बताना है सोलेनॉइड में। तो बहुत ईजी है, इस मैग्नेट के गिरने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रही है लूप में। तो हमारे जो इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह से होगा ताकि वो इसके गिरने को रोकने की कोशिश करे, इसके मोशन को रोकने की कोशिश करे। मोशन को कैसे रोकेगा? इस मैग्नेट को रिपेल करके। रिपेल कैसे करेगा? नॉर्थ पोल इसका नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए ताकि रिपल्सन से इसका मोशन स्लो हो जाए। तो नॉर्थ पोल कब बनेगा? जब इसमें करंट की डायरेक्शन हो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए अपवर्ड, अप से देखने पर। फ्रॉम अप साइड
करंट की, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, सो दैट द मोशन इज स्टॉप्ड, क्योंकि नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने बता दिया शॉर्ट में। पूरा इसको ज़रूर लिखना अपने लैंग्वेज में, वरना आगे जाके ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करेंगे। इसको लिख ज़रूर लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज, सॉरी, चार्ज फ्लो एंड करंट, इंड्यूस्ड करंट थ्रू लूप। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला क्या आएगा, वो हमें बेसिकली देखना है। सो हमें ईएमएफ का फॉर्मूला पता है कि माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, एंड वी नो दैट बाय ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला ई अपॉन आर होता है। तो यहाँ से करंट का, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ जाएगा -1 अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, इंड्यूस्ड करंट। अब हमें यहाँ से अगर निकालना है चार्ज फ्लो, तो उसके लिए हमें आई डेल्टा टी को साइड ले जाएंगे, तो ये -1 अपॉन आर डेल्टा फाई आ जाएगा। अब आई डेल्टा टी बेसिकली डेल्टा क्यू होता है, तो हमारे पास चार्ज फ्लो भी यहाँ से आ गया, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर। ये चार्ज फ्लो हो गया, चार्ज फ्लो। तो ये दोनों चीज़ों के फॉर्मूले हमारे पास आ गए फेराडे लॉ को यूज़ करके। तो ये भी क्वेश्चन में यहाँ पे लग सकते हैं।